गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज आज हम स्वतंत्रता संघर्ष इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे और साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें से मैंने आज 30 प्रश्न लिया है क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 30 प्रश्नों को करेंगे। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे बढ़ाती जाऊंगी, कभी 50 या आपके वीडियो देखने पर डिपेंड करता है कि आप कितना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए प्रश्न। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा बीपीएससी में हिस्ट्री में आधुनिक भारत का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था? तो बंग भंग आंदोलन के लिए किसने उकसाया? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों? इसने क्या किया था? इसने जो है बंगाल का विभाजन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बंग भंग आंदोलन हुआ। तो मैंने आंसर को छुपा दिया है ताकि आप अपना 30 में से कितना स्कोर हुआ है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देती हूँ मैं, ताकि जो है मोर डिटेल्स आपको पता चल सके। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया। इस विभाजन के विरुद्ध कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। बाद में बंग भंग आंदोलन के कारण 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब? 1912 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट है, बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो आंसर आप बिल्कुल मत देखिएगा, आप अपना आंसर जो है कॉपी में टिक कीजिए, एक का आंसर ABCD जो भी है, और उसके बाद स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? बरिंद्र घोष का संबंध था अनुशीलन समिति से। बरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। 1907 ईस्वी में कलकत्ता में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो अनुशीलन समिति 1907 में। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। तो देखिए ये प्रश्न भी मैंने देखा हुआ है, ये पूछा जाता है, खून के बदले खून किस समिति का उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रथम नाथ मित्र, जिसे PN मित्र भी कहते हैं, और सतीन्द्र चंद्र बोस का भी योगदान था। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? तो अभी तुरंत हमने देखा, अनुशीलन समिति का गठन हुआ था 1907 ईस्वी में। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के सूत्रपात कौन थे? भद्रलोक समाज ने किया। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया था। श्री P मित्रा और बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त आदि के सहयोग से 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था खून के बदले खून। अंग्रेज विरोधी विचारों के प्रकाशन के लिए तथा क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए 1905 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। तो देखिए डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स जो है वन लाइनर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इसके बाद जो है वर्तमान रणनीति नामक पुस्तिका और युगांतर और संध्या नामक पत्रिकाओं में भी अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। एक अन्य पुस्तक है मुक्ति कौर पाथे। इसका अर्थ है मुक्ति किस मार्ग से? मुक्ति कौन पाथे मतलब किस रास्ते से मुक्ति मिलेगा, यानी मार्ग से। में भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया कि वे क्रांतिकारियों को हथियार दे। ठीक है, बंगाल के युवक को शक्ति की प्रतीक भवानी की पूजा करने को कहा गया, ताकि वे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और नैतिक बल प्राप्त कर सके। कर्म करने पर भी जोर दिया गया। तो गाइस अगर आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना है तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हैं आप लोग। मैं पूरा इसलिए पढ़ दे रही हूँ ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और इसकी समाप्ति कब कर दी गई? कि घोषणा कब किया गया? घोषणा किया गया था 1911 में और लागू हुआ था 1912 में। तो इसमें आंसर तो भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी 11 में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो उन्होंने जो है रक्षाबंधन के रूप में बंगाल विभाजन दिवस को मनाने के विषय में कहा था। और बंगाल विभाजन दिवस कब मनाया जाता है? 1905 में 16 अक्टूबर को। इसे मैंने इस प्रकार से याद रखा, देखिए 5 है, अक्टूबर जो है 10वां महीना होता है, तो 5, 10, 15 होता है, लेकिन यह एक बढ़ा दीजिएगा 16। ठीक है, 5, 10, 16, इस प्रकार से आप याद रखिए। बंगाल विभाजन दिवस हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग की घटना ने न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। जगह जगह आम सभाएं होने लगी तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, सारे डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में पहली बार एक सभा में 50 से 75 हजार लोग एकत्र हुए थे। बहिष्कार आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। बम्बई और पुणे में तिलक ने इसका प्रचार प्रसार किया। स्वदेशी आंदोलन, देखिए एक प्रश्न जो है हाल फिलहाल में किसी एग्जाम से मैंने देखा था, अभी ध्यान नहीं मुझे कहाँ देखा था मैंने। क्वेश्चन था कि स्वदेशी आंदोलन का बंगाल और मुंबई और बम्बई और पुणे में किसने प्रचार प्रसार किया, तो तिलक ने किया था। अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली के आसपास के स्थानों पर तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इसका प्रचार प्रसार किया। चिदम्बरम पिल्लई ने इसका प्रचार प्रसार कहाँ किया था, मद्रास में। गोखले ने भी इस आंदोलन का पूरा समर्थन किया। तो गोखले कौन है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। नेक्स्ट है 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही ये यूपी पीसीएस में आ चुका है 2002 के एग्जाम्स में, ठीक है। तो 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद ने किया था। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 1920 में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हमने तो अभी देखा कहाँ पे, बिहार में। बिहार में 1930 में किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी सहजानंद, जबकि बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 1920 में किसान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार के इस निश्चित मंतव्य का ऐलान किया था, उत्तरदायी भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण निम्नलिखित में से कौन सी तिथि तक सुनिश्चित रूप से कर दिया जाएगा। तो ये जो इसका डेट क्या हो जाएगा, जून 1948 तक। तो देखिए इससे पहले ही हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन घोषणा की गई थी कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। आंसर क्या है, डी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की ऐतिहासिक घोषणा कब की थी। एटली ने जो ऐतिहासिक घोषणा की थी वो की थी 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा घोषणा की गई, जिसमें उसने कहा कि भारतीय राजनीतिक दलों की आपसी मतभेद संविधान सभा के कार्य में योजनाबद्ध रूप से बाधा डालते हैं, जिससे वह भिन्न भिन्न संप्रदायों का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। एटली के अनुसार इससे देश में अनिश्चितता फैलती है और इसे देर तक सहन नहीं किया जाएगा। उसने आगे यह भी स्पष्ट कर दिया कि सम्राट की सरकार जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथों में दे देगी। तो देखिए ऊपर वाले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। किंतु यदि लीग संविधान सभा का बहिष्कार जारी रखेगी तो हमें सोचना होगा कि अंग्रेजी प्रदेशों की केंद्रीय प्रभु सत्ता निश्चित तिथि तक किसको सौंपी जाए। इस प्रकार एक अंतिम तिथि के रूप में जून 1948 दे दी गई, जब तक अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, और भारत के बंटवारे की बात, जिसे मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अस्वीकार कर दिया था, भी मान ली गई। नेक्स्ट है, जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। जियाल रंग आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आंसर है मणिपुर। नागालैंड की महिला राष्ट्रवादी नेता गैडिलियू रानी और नागा नेता जदो नाग द्वारा जियाल रंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेता का नाम क्या याद रखना है, मैडम गैडिलियू, आपने सुना भी होगा, रानी गैडिलियू, और नागा नेता जो थे जदो नांग द्वारा जियाल रंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ किया गया था। उन्होंने मणिपुर से अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रयास किया। इन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार में महात्मा गांधी के नामों का इस्तेमाल किया था। जदो नांग को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने 17 वर्ष की अल्पायु में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नागाओं के लोक प्रचलित विद्रोह का संगठन किया। 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण में 1917 में, ठीक है। गांधी जी को सबसे पहले प्रचार 1917-18 के चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के समय मिला। उन्होंने इस आंदोलन में दिखा दिया कि साधारण जनता के लिए वे कुछ ठोस करने की स्थिति में है। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे, ये आपको पता है। उन्होंने वहां 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है,
तो कहाँ थे हम लोग, के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, ठीक है। तीन कटिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और उस क्षेत्र में तीन कटिया पद्धति में प्रत्येक किसान से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए अलग करके रख दे, ठीक है। इसी को 3 कट्ठिया नियम कहा गया है, यानी आपके पास 20 कट्ठा की जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा और चंपारण में 3 कट्ठिया पद्धति का अंत हो गया। उन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में भी आंदोलन छेड़ा। वस्तुतः खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी किंतु भू राजस्व में कमी नहीं की गई थी। गांधी जी का आंदोलन यह भी सफल रहा। फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में उन्होंने आंदोलन छेड़ा और यह आंदोलन भी सफल रहा और मिल मजदूरों को बोनस के रूप में, एक मिनट ये याद रखेगा, बोनस के रूप में 35% की वृद्धि की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज चूंकि इसमें एक्सप्लेनेशन था इसलिए मैंने सोचा कि 30 प्रश्न ही एक वीडियो में करते हैं और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 11 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग की प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, सॉरी। तो होम रूल लीग की स्थापना तो 1916 में हुई थी, 1516 में। उसमें जो इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, इनके प्रथम प्रेसिडेंट जो थे वो थे जोसेफ बपिस्ट। जोसेफ बपिस्टा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। एक मिनट गाइस। आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर मिसेस एनी बेसेंट ने 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की थी। 1916 में तिलक ने पुणे में अपने अलग होम रूल लीग का संचालन किया। हालांकि दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। इसका उद्देश्य था, चलिए इतना मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो आयरिश होम रूल लीग की नमूने यानी कि उसके आधार पर एनी बेसेंट ने 1915 में जो इसकी घोषणा की थी, होम रूल लीग की स्थापना की। लेकिन उससे पहले जो है 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी। ऐसा नहीं है कि दोनों में झगड़ा था या कुछ था, बल्कि दोनों के साथ थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने अलग क्षेत्र को चुना क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी तिलक जी की ज्यादा पकड़ थी, इसलिए उन्होंने अपना होम रूल लीग चलाया और एनी बेसेंट ने अपना अलग, ठीक है। इनका उद्देश्य था कि जनता को शिक्षित किया जाए और कांग्रेस को अपने आंदोलन और एकमात्र उद्देश्य के लिए आधार बनाने में सहायता दी जाए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। इस होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बपिस्टा तथा एनसी फेलकर को सचिव बनाया गया। एनसी फेलकर को सचिव बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे केलकर है या फेलकर, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहां पे की थी, लंदन में की थी। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित यह सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित यह सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन में स्वराज के प्रश्न को भाषाई राज्यों के गठन एवं देसी भाषाओं में शिक्षा के मुद्दे से जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग में प्रवेश ले लिया था। तो कौन सा कथन सही है, पहले यहां भी ध्यान दिया कीजिए, सही पूछा जा रहा है या गलत। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही है। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज की मांग से जोड़ दिया। बंबई सहित संपूर्ण भारत श्रीमती एनी बेसेंट के आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र था। होम रूल लीग से मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना सभी संबंधित थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले प्रश्न में अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना को नाम से कंफ्यूज किया जाता है कि ये संबंधित थे या नहीं थे, तो ये संबंधित थे होम रूल लीग से। नेक्स्ट देखते हैं, 14वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में कौन सम्मिलित था। तो देखिए मैंने कहा ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा कि कौन सम्मिलित था। आप सोचिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन हमारा आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ये संबंधित थे। बेसेंट के समर्थक जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर,
पीवी वाडिया थे। बेसेंट की लीग की अध्यक्षता वे स्वयं थी। अध्यक्ष मतलब अध्यक्षा, क्योंकि ये महिला है तो अध्यक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यक्षा। अध्यक्षा वे स्वयं थी। इसका स्वरूप अखिल भारतीय था। इसमें शासित प्रमुख नेता शामिल इसमें शामिल प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना बंबई से, हसन इमाम बिहार, जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत, यानी उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था किसे, उत्तर प्रदेश को, आदि थे। इस आंदोलन के प्रचार के लिए एनी बेसेंट ने आयरिश क्रांतिकारियों की पद्धति अपनाई। उन्होंने प्रचार के लिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का संचालन किया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संचालन किसने किया है, एनी बेसेंट ने। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पहला है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। इनमें से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित थे? तो दो नाम तो बिल्कुल स्पष्ट तौर से आप बता सकते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो हम ये भी बता सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े थे, जबकि गांधी जी नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। एनी बेसेंट, तिलक, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना भी होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। इसमें से कितने नाम आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। एनी बेसेंट स्पष्ट है, तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना मैंने बता ही दिया, नेहरू, मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम याद रखिए, और तेज बहादुर सप्रू को स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में कब आई थी? मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में अस्तित्व में आई थी, और ये जो है इस पे मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। मद्रास महाजन सभा मई 1984 में अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक इनका एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभा ने विधान परिषदों, देखिए पूछा जा सकता है कि इसमें क्या डिसाइड किया गया, जिसमें सभा ने विधान परिषदों का विस्तार किया, जिसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को और न्यायपालिका और राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं के पृथकीकरण की मांग की गई। नेक्स्ट है 17वां, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 1925 में कानपुर में स्थापित कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? यानी कि इसमें बता दिया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। कहां पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रृंगारवेलु चेट्टियार। श्रृंगारवेलु चेट्टियार, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1924 में भारत के कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे का अंत होते ही 1924 में भारत के कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे का अंत होते ही सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की। किसने घोषणा की? सत्य भक्त ने। दिसंबर 1925 में कानपुर में एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन कायम किया गया, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया, और इसके अध्यक्ष थे श्रृंगारवेलु चेट्टियार। श्रृंगारवेलु चेट्टियार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? ये आपको स्टैटिक जीके में भी आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। इकतीस दिसंबर 1929 को शुरू हुए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अर्धरात्रि के तुरंत बाद रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा फहराया गया। फहराकर भारत की आजादी का संकल्प दोहराया गया और पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भीखाजी कामा भारतीय इतिहास की ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने अपने कारावास की अवधि में यरवदा जेल में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ का गठन किया था। तदुपरांत इसका नाम जो है हरिजन सेवक संघ रखा गया। मतलब पहले जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, जिसका नाम इन्होंने बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी, यानी बाद में परिवर्तित नाम हरिजन सेवक संघ, यही है इंग्लिश में यहाँ लिखा है, ऊपर वाले प्रश्न में हिंदी में था, कि पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी हरिजन सेवक समाज के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसके अध्यक्ष थे जीडी बिरला। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया और इसके कल्याण के लिए 1932 में
अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, उन्हीं को शॉर्टकट में जीडी बिड़ला कहा गया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, 1932 में स्थापना हुई थी, 1933 में नाम इसका हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 ईस्वी में स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कहाँ कहाँ पे की गई थी? इसकी स्थापना बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में की गई थी। 2, 3, 4 आंसर, जगह ऑप्शन नंबर सी। 1858 ईस्वी में कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया। 1925 से 30 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष जो है 1925 से 30 तक कौन थे? वीजी पटेल। क्वेश्चन नंबर, ये कहां से आ गया? 22। एक मिनट गाइस, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा पीडीएफ जो है उल्टा बन गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन सेक्शन की ओर देखते हैं। स्वराज्यों की राजनीति के परिणाम स्वरूप भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ और 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल, थोड़ा जूम कर देते हैं, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया और यह स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का उद्घाटन कहाँ किया था? एक सेकेंड, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का गठन कहाँ पे किया था? तो इसका आंसर जो है आपने देख लिया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज हिंदी में क्या है? हिंदी दे देता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। स्वतंत्र भारत सरकार यानी आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस वक्त शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी और जापानी पनडुब्बियों द्वारा 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर लाया गया। वहां से वे टोक्यो गए और उसके बाद ही जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने घोषणा की कि जापान भारत पर कब्जा करना नहीं चाहता है। वो सिंगापुर लौट गए और वहां उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीनता भारत की सरकार गठित की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की? भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना इल्बर्ट बिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ? तो इल्बर्ट बिल के बाद जो है किसकी स्थापना हुई? तो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज J.F. मॉरिस की आलोचना करने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 5 मई 1883 को गिरफ्तार कर लिया गया किन्हें? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। और 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1883 के दिसंबर में पहली भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट है, किसानों के नो टैक्स अभियान को 1928 में किसने संगठित किया था? तो यानी कर नहीं देने वाला आंदोलन अभियान, ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली के मेहता बंधुओं ने किसानों के समर्थन में 1922 में ही आंदोलन चलाया था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि करने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी नेता वल्लभ भाई पटेल को प्रदान कर दिया। ठीक है। डाक एवं तार विभाग के कामगारों ने अखिल भारतीय हड़ताल कब शुरू किया? तो अखिल भारतीय हड़ताल जो है जुलाई 1946 में।
28वां है, निम्नलिखित में से कौन बिहार किसान सभा के नेता थे? तो अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में सहजानंद सरस्वती हो जाएगा इसका आंसर। तो गैस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वीडियो 30 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। 1946-47 के अंतरिम सरकार में वाइसराय की काउंसिल का उप सभापति कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी? तो कहां पे की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। काकोरी षड्यंत्र कांड के एकमात्र बचे हुए फरार व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक नए दल की बैठक 9-10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई और यहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो गाइस 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो अपलोड करते समय काफी नेट इशू होता है, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज इसी का सम्मान करते हुए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो भी आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो गाइस अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।